नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हम इस क्लास में जो है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का कंप्लीट सब्जेक्ट करेंगे। समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट एंड उनके आंसर्स आप कैसे लिखें, क्या लिखें। प्रॉपर एक सब्जेक्ट हम जो है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन कंप्लीट इस क्लास में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में ही करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है जो कि 47 पेजेस का है। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम का पीडीएफ है जो कि 50 पेजेस का है। ठीक है, आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक पेड पीडीएफ ये है, अदरवाइज़ नीड नहीं पड़ेगी। आप वीडियो के माध्यम से जो है कंप्लीट मैं आपको जो है सभी क्वेश्चंस समझाऊंगी एक एक करके। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और इस वीडियो को आप जब देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप जो है अपनी पेन पेपर लेकर बैठें। ठीक है, मतलब जो भी आपकी नोटबुक वगैरह है उसमें पॉइंटर्स अपने बनाते हुए चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए, जो सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन से, हेल्थ एजुकेशन, योगा एजुकेशन से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले हम आंसर को हेल्थ से शुरू करते हैं। ठीक है, हेल्थ क्या होती है भाई? एक पर्सन का कंप्लीट ओवरऑल बॉडी का स्टेट कैसा है, जिसमें हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और साथ में हेल्थ, अच्छी हेल्थ का मतलब है कि भाई वो पर्सन जो है उसके अंदर कोई डिजीजेस ना हो, एब्सेंस हो डिजीजेस की, तो वो पर्सन जो है उसको बेसिकली हम हेल्थ बोलते हैं। एक पर्सन हेल्दी पर्सन तभी कहलाता है। ठीक है, सो अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही और शी इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है, जिसमें इन्फेक्शियस, डेफिशिएंसी, हर टाइप की डिजीज की हम बात कर रहे हैं। साथ में वो मेंटली हैप्पी हो, ठीक है, हेल्दी हो, और साथ में उसके सोशल रिलेशनशिप्स सोसाइटी में हेल्दी हो, तो वो पर्सन हेल्दी कहलाता है। समझ रहे हो? सो दिस इज क्लियर। हेल्दी का मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली कंप्लीट जब एक पर्सन हो, राइट? चलिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में रहा। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। देखो, फिजिकल एजुकेशन जो है यानी कि शारीरिक शिक्षा, ये एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, मतलब आप देखोगे हम बच्चों को शुरुआती दिनों से ही जो है शारीरिक शिक्षा कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी में, ईवीएस में बच्चों का अगर आपने देखा हो तो बहुत चैप्टर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे बेसिक हैबिट्स होती हैं, छोटी क्लासेस की बात कर रही हूँ। प्राइमरी में जैसे रोज़ नहाना है, टेक बाथ एवरी डे, नेल्स कट करने हैं, आपको कॉम करना है, हेयर, शू पॉलिश करने हैं, डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, तो ब्रश योर टीथ, ऐसे करके फिजिकल एजुकेशन को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं रहेगा, एक बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा, तो वो आगे पढ़ेगा कैसे, एजुकेशन कैसे लेगा? तो फिजिकल एजुकेशन इसलिए एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन प्रोसेस का। थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्न इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटीज इनटू देयर डेली लाइफ्स। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ में एक्सरसाइज करना है, एक्टिव कैसे रहना है, इम्यूनिटी कैसे अपनी बूस्ट करनी है। ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड अवॉइड करना, तो ये सब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, राइट? यही है फिजिकल एजुकेशन। जब हम शारीरिक शिक्षा बच्चों को एक तरह से दे रहे हैं जो उनके शरीर को स्वस्थ रखेंगी, उनके शरीर से जुड़ी शिक्षा जब हम बच्चों को दे रहे हैं, तो वो है शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इससे देखो बच्चों में ना स्टार्टिंग में ही, चाइल्डहुड में ही उनको एक्सरसाइज, साफ सुथरा रखना, क्लेanलीनेस रखना,
अच्छी ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, ये सब बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही इनकलकेट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है बच्चों का अपने प्रति भी, सेल्फ के प्रति भी और औरों के, अदर्स के प्रति भी, ठीक है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल। ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों के अंदर लाता है, ठीक है। जो बच्चे देखो अच्छे से फिजिकल एजुकेशन में हैं, मतलब अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको बचपन से ही पता होता है, ठीक है, नॉर्मल की खांसी जुकाम हो जाता है, फिर हमारी इम्यूनिटी काम करती है, हमें ऐसे अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है उस टाइम पे हमें मास्क लगाना चाहिए, इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, हमें नेल्स कट करने चाहिए, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए एंड सो ऑन। ये बेसिक बातें उनको पता होंगी, ठीक है। रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, पोटेंशियल एंड कल्चर्स। मतलब देखो अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट और उनकी पोटेंशियल और उनके कल्चर के अनुसार उनकी इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। डेवलप्स पर्सनल स्किल्स, बिल्कुल। तो ये देखो ओवरऑल है, इसके अलावा और भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिर्फ ये नहीं है। हिंदी में यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषाएं भी ऐड की हैं, सभी नहीं लिखनी है, यहाँ से कोई भी एक परिभाषा आप चुन लीजिएगा, ठीक है। अब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य भी हैं कुछ, ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। पहला है फिजिकली फिट, दूसरा है सोशली एफिशिएंट, तीसरा है इमोशनली बैलेंस्ड, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, ठीक है। फिजिकली फिट मतलब हम ये इंश्योर करें कि हमारी बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम मतलब एक हेल्दी लाइफ लिव कर रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब हमारे अंदर मसल पावर है, वीकनेस नहीं है, लेजीनेस नहीं है, समझ रहे हो। तो फिजिकल फिट मीन्स शारीरिक रूप से स्वस्थ। सोशली एफिशिएंट, ये देखो अभी जो ऊपर हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, फिजिकली फिट, फिजिकली, मेंटली और सोशली। जो पर्सन तीनों तरह से कंप्लीट है, मतलब हैप्पी है, वो ही एक हेल्दी पर्सन कहलाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी में भी सबके साथ बने, ठीक है। सबके साथ ही मतलब आपकी सोसाइटी में एक पहचान हो, आप सोसाइटी में एक एक्टिव ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो। साथ में मैराथन्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करो, या योगा एक्टिविटीज़ लाइक स्वच्छ भारत अभियान भी चलते रहते हैं। तो मतलब सोसाइटी की जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब सोसाइटी के लिए भी कंसर्न्ड हो। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में बेसिकली क्या होता है, ये अक्टूबर के महीने में जनरली कंडक्ट होता है, मेरी सोसाइटी में भी होता है। तो यहाँ पे एक लाइक 1 वीक के लिए हम सोसाइटी में जगह जगह जाकर कचरा उठाते हैं, ठीक है। प्रॉपर वो लोग जो मतलब हमारी RWA है वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करती है, ग्लव्स देती है हमें, हेयर्स के लिए जो है एक कैप देती हैं, टी शर्ट्स प्रोवाइड होती हैं, और फिर हमें डेली जाना होता है और एक एक एरिया को हम वहाँ पे साफ़ करते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर वगैरह भी कवर करते हैं इस चीज़ को। हमारी जो सोसाइटी है उसके भी लाइक व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, हर जगह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सोसाइटी में चीज़ें होती है तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और इसके काबिल हो आप, एक लॉयल्टी, रिस्पेक्ट है अदर्स के लिए, आपको अपने आप पे सेल्फ लाइक कॉन्फिडेंस है, आप कॉपरेट करते हो, मिलजुल कर रहते हो सोसाइटी में, लॉयल्टी है आपके अंदर, एक स्पोर्ट्समैनशिप है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बात यहाँ पे सोशली एफिशिएंट में हो रही है। नेक्स्ट इज इमोशनली बैलेंस। देखो कुछ व्यक्ति होते हैं जो इमोशनली ना ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं होते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी सोसाइटी में एक पर्सन है, वो बिल्कुल मतलब ही इज़ लाइक, उनका एंगर का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ठीक है। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते,
कि मतलब सोसाइटी में हमारे में पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट्स पीना अलाउड नहीं है, बट ही इज़ ऑलवेज स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेसेस। जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होंगे वहाँ पे देख के स्पेशली सिगरेट पीना एंड शो ऑफ करना, आई डोंट नो कि उसमें कैसे शो ऑफ है। एंड कुछ कुछ हरकतें ऐसे लाइमलाइट पे बनने के लिए करते रहते हैं। तो मतलब वो पर्सन जो है वो इमोशनली ठीक नहीं है, उसमें एंगर इश्यूज ज़्यादा हैं, इगोइस्टिक एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपकी सोसाइटी में भी एक ना एक पर्सन ऐसा होगा, जनरली हम देखते हैं तो एक आधी सोसाइटी में पर्सन्स ऐसे मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। सो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके घरों से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है। सो वो काइंड ऑफ पर्सन होते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फिजिकल फिटनेस का, फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे है कि एक पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड है। उसको पता हो कि अगर मैं किसी से आर्ग्यू कर रहा हूँ तो उस आर्ग्यू का एक बॉर्डर क्या है, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मुझे अगर बुरा लग रहा है तो कैसे उस चीज़ को लाइक बैलेंस करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज मेंटली स्ट्रांग, बिल्कुल दिमागी रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा एक दो लोगों को मैं देखती हूँ, कोई भी छोटी बड़ी जागरण हुआ या माता की चौकी हुई या और कुछ, तो वो, या और भी ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, और भी मैं धर्मों में देखती हूँ लोग ना कुछ अजीब बिहेवियर करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि माता आ गई उनको, या कि भाई पहले मैं ये लाइक बाबा जी वगैरह जो होते हैं ना, उनके मैं देखती हूँ जब परफॉर्मेंसेस स्टेज शो वगैरह, तो वहाँ पे होता है कि पहले मैं चल नहीं सकता था फिर मैं चलने लगा, पहले मेरी बहन बोल नहीं सकती थी फिर बोलने लगी। समझ रहे हो ये चीज़ें? मेंटली स्ट्रांग मीन्स आप को पता है क्या सही है क्या नहीं है, आप हर स्थिति में स्टेबल रहते हो, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। आप लाइक कितना भी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जो मे बी आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो, बट उस टाइम पे भी आप स्ट्रांग हो। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी एक पर्सन फिजिकली फिट है। फिजिकल फिट सिर्फ ये नहीं शरीर शारीरिक रूप से हो, मेंटली इमोशनली सोशली हर तरह से। नेक्स्ट है स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग। देखो एक पर्सन के अंदर ना अ, मतलब यहाँ पे नास्तिक अनास्तिक की बात मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आप जो है आपके अंदर किसी का विश्वास होता है। ठीक है, कुछ लोग भगवान पे मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि किसी ने हमें बनाया, कुछ लोग अपने पुरखों का जो है मानते हैं, अपने माँ बाप में ही भगवान देखते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, बट यस आप किसी ना किसी में बिलीव करते हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हो, आप पूजा करते हो, पूजा मतलब वर्शिप कर रहे हो, किसी भी भगवान की कर रहे हो, किसी भी धर्म में आप हो, बट यस आपका एक स्पिरिचुअली एक बिलीफ है। कुछ लोग किसी भी भगवान में नहीं मानते, अल्लाह में नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते, जीसस में नहीं मानते, बुद्ध में नहीं मानते। ठीक है, कुछ लोग अपने माँ बाप को भगवान समझ लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? तो आप मतलब एक स्पिरिचुअल फीलिंग आपके अंदर है, एक धार्मिक फीलिंग आपके अंदर है, आप डिवाइन सोर्स में बिलीव करते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, अब हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य हो गए, अब हम आ रहे हैं, ये उद्देश्य हो गए। ठीक है, इसमें आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट एलिमेंट यानी कि तत्वों पे आ जाते हैं। अब ये हैं शारीरिक फिटनेस के तत्व। ठीक है, पहला है नियमित व्यायाम। ठीक है, मतलब आप जो है इसमें देखो दोनों ले लेते हैं, प्रॉपर स्लीप हो। ठीक है, स्लीप प्रॉपर बोली जाती है 8 आवर्स की एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, इसके बाद अब एक्सरसाइज का टाइम हो, आप 30 to 60 मिनट्स जो है एक्सरसाइज के लिए डेली दे रहे हो। ठीक है, जिसमें आप चाहो तो योगा करो, जिम करो, या जिसको जैसे रनिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, अपने हिसाब से करो।
ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड देन फिर आप अपने वर्क को टाइम दे रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट शेड्यूल। ठीक है, एंड स्टेप्स बोले जाते हैं कि वॉकिंग के जो है डेली 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, वो एक अचीवमेंट होती है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो ये सब आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सही आहार, बैलेंस्ड डाइट, यानी कि हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। डेली बेसिस पे जंक नहीं, जितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज वगैरह की ज़रूरत है उतना ही हम सबका इनटेक करें। ठीक है, मतलब एक बैलेंस डाइट ले। रोज़ छोले भटूरे नहीं खाने इसमें, समझ रहे हो? रोज़ खाओगे बाहर का तो बैलेंस डाइट नहीं रहेगी। इंडिया में लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है कि पेट निकला हुआ होता है, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जंक फूड। ठीक है, अच्छी नींद जो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इसी पॉइंट में हमने कर लिया दैट बेसिकली 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है एवरेज ह्यूमन बॉडी को। फिर है शारीरिक चुस्ती और ट्रेनिंग। बिल्कुल, देखो शरीर में आपकी स्ट्रेंथ हो, मस्कुलर पावर हो, सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, इसमें आप चाहो तो प्रॉपर स्लीप, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो एनी 5 पॉइंट्स मैक्सिमम आर इनफ, 4 या 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फिर। ये थोड़ा सा हिंदी में मैंने लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को नीड लगती है तो वो लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ा पास पास लिखते हैं। ठीक है, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 6 पेजेस एवरेज हमें लिखने चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 पेज में ही आंसर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उनका लिखने का स्टाइल ऐसा होता है। तो उनके लिए है, देखो क्वालिटी तो ज़रूरी है लेकिन क्वांटिटी भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा उस अनुसार लिखें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है? देखो ये हमने ऊपर देख लिया ऑलरेडी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ जो है वो उसमें सब कुछ है। ठीक है, एक पर्सन का मेंटली, फिजिकली, ठीक है, और सोशली, इसमें चाहो तो स्पिरिचुअली भी प्लस कर दो। ठीक है, तो ये सब मिलके जो है हेल्थ बनाता है। एक हेल्दी पर्सन इज सेड टू बी द पर्सन हु इज, जिसके अंदर एब्सेंस हो डिजीजेस का। ठीक है, तो वो पर्सन एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। हेल्थ एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस भी हैं, यहाँ पे आप चाहो तो एक पिक कर सकते हो। अब हम आएंगे डायरेक्ट उन फैक्टर्स पे जो स्वास्थ्य को बेसिकली प्रभावित करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा वर्तमान समय की अत्यंत आवश्यकता है, स्पेशली जब हमने देखा कि कोविड जैसा समय आया तो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के बारे में, कैसे हम सैनिटाइजेशन करें, कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को, जो फैले जाते हैं रोग, उनको रोक सकते हैं। ठीक है, मास्क का उपयोग करना, जैसे सैनिटाइज़र का उपयोग करना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, आइसोलेट हो जाना कोविड जैसे समय में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी गई। ठीक है, आप चाहो तो कोविड का भी जिक्र ऐसे में कर सकते हो। ठीक है, आंसर के अंदर बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये फ्रेश टॉपिक है, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़ी पुरानी बात ये है। चलिए, अब कुछ ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला है आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी। देखो अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो हो सकता है वो, या जीन्स में मे बी दादा दादी नाना नानी को है तो हो सकता है वो बच्चे में भी आए। ठीक है, लेट सपोज डायबिटीज़, शुगर, ठीक है, के नाम से जिसे जानते हैं हम, अगर ये पेरेंट्स को होती है तो चांसेस है बच्चे को भी हो जाए। ठीक है, माता पिता में से किसी को है या दादा दादी नाना नानी में से किसी को है तो भी
चांसेस है हो जाए। तो आपने देखा होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा फैमिली हिस्ट्री पूछता है। तो यही रीज़न होता है, क्योंकि जीन से भी जो डिजीज़ेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा उसको प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा जो डाल सकता है वो है हेरिडिटी। ठीक है। दूसरा है बाहरी वातावरण। देखिए आप कैसे माहौल में रहते हो। ठीक है। अब देखो जो लोग एक फैक्ट बताती हूँ, इंडिया का सबसे स्लम एरिया है, एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया मुंबई में है, धारावी। यहाँ पे लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है ना वो बहुत कम है। ठीक है। आई गेस 40, 50, 55 या मैक्सिमम 60 के आसपास है, इससे आगे नहीं है। 40-50 ही है जितना मुझे याद है। मैंने एक इंटरव्यू, एक केस स्टडी थी बेसिकली इसके रिगार्डिंग, वो देखी थी। जिस्ट करके आई गेस कोई चैनल था यूट्यूब पे, आई डोंट रिमेम्बर चैनल का नेम, तो मैं बता नहीं रही हूँ। कुछ ऐसा चैनल था तो उस पर दिखाया हुआ था, तो वो पूरी केस स्टडी मैंने देखी थी। तो वहाँ पे क्यों है ये चीज़, क्योंकि वो डंपेस्ट मतलब वहाँ पे डंप किया जाता है सारा वेस्ट, समझ रहे हो, पूरी महाराष्ट्र का, बेसिकली मुंबई का। तो इसलिए वो एक लार्जेस्ट डंपिंग यार्ड है। ठीक है। तो वहाँ पे कचरा है, नाली है, खुली नालियाँ हैं। ठीक है। और गंदगी है, जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वहीं पे लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। तो वहाँ पे बदबू है, लाइफस्टाइल तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब आप समझना चीज़ों को, सनलाइट भी नहीं है, इतनी छोटे छोटे घर बने हुए हैं, प्रॉपर पानी नहीं है तो वो गंदा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है और वो लोग ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी होती है। और फिर बच्चे पैदा होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी के चांसेस, मतलब मैक्सिमम बच्चों को है, वहाँ देखोगे एनीमिया है काफ़ी बच्चों को। तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक बहुत बड़ा है एनवायरनमेंट। ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा। इसके बाद है लाइफस्टाइल। ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों को ना अक्सर हम एडोलेसेंस, किशोरावस्था की 12 से 18 उम्र में ना बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पे बच्चा ना अल्कोहल पीने लग गया, ड्रग्स में चला गया या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह में चला गया, तो उसके ये लाइफस्टाइल से उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ठीक है। कहते हैं एक सिगरेट ना आपकी जीवन के 2 मिनट कम कर देती है, समझ रहे हो। और जो रेगुलर स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उन बंदों का तो कितना कम हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जो है हमारी लाइफस्टाइल या हमारा रहन सहन का तरीका, लेट सपोज इसमें ये तो मैंने बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे दिया, एक और ले लेते हैं। जो इंसान ज़्यादा जंक फूड खाता है, रोज़ खाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो मन में आया वो खाया, घर का खाना खा ही नहीं रहा है या हेल्दी खाना खा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है, उस लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो। आजकल का क्या हो गया है टाइम, आजकल के टाइम में लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कुछ कॉरपोरेट्स लाइफ हो गई है जहाँ पे लोग रात को जागते हैं, नाइट वर्किंग होती है और दिन में सोते हैं। तो आप देखोगे विटामिन डी और B12 की कमी होती जा रही है लोगों में। ठीक है। आप किसी का भी करवा लो, 10 लोगों का विटामिन डी B12 कराओगे ना, 18 साल से कम नहीं, कॉलेज गोइंग बच्चे नहीं, बस उसके बाद वाले जो वर्क में आ जाते हैं, ठीक है, या जो रेगुलर कॉलेज नहीं भी जाते हैं, जो ओपन वगैरह से कर रहे हैं, उनका भी आप देखोगे तो 10 में से 9 लोगों का विटामिन डी और B12 कम मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखो, ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ ना, ये लिखनी है, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं बता रही हूँ, लिखनी है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल में डाल देना। ये रात में सोना, रात में जागना, दिन में सोना, विटामिन डी B12, ये डालो एग्जाम्पल्स में। ठीक है। अगला है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। बिल्कुल, देखो आप कैसी माहौल में रहते हो, कैसे समाज में रहते हो, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उसका भी प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है। देखो मे बी आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे पार्टी वगैरह नॉर्मल हो, लोग पीते खाते हैं या खान पान सही नहीं है, ठीक है,
तो उस वजह से भी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन, लेट सपोज अगर सही पैसा नहीं है तो बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। एक लेट सपोज प्रेग्नेंट वूमेन है, उसको सही से डाइट नहीं मिली तो बच्चे में हो सकता है, बच्चे को सही डाइट नहीं मिली तो एनीमिया हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। साथ में है स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। एक गांव है, ठीक है, कोई भी XYZ नाम लिख देना। एक गांव है, वरना एक विलेज लिख के एग्जांपल आप लिख सकते हो। एक गांव में जो है 20 किलोमीटर दूर है अस्पताल, ठीक है, और रात को अगर किसी को कुछ हो जाए तो वहाँ पे प्रॉपर जाने के लिए रोड वगैरह, कनेक्टिविटी, लाइट्स वगैरह प्रॉपर रोड्स पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है रात के टाइम, तो वो बंदा कैसे जाएगा, या दिन के टाइम ही आ जाए क्योंकि अस्पताल इतनी दूर है, ठीक है। ये तो मैं बहुत कम बता दिया 20 किलोमीटर, ठीक है, इससे भी ज़्यादा मान के चलो जो होता है जनरली 50-60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120, ऐसे गांव वगैरह की स्थितियां हैं। क्योंकि गांव में जो होते हैं वो आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, डिस्पेंसरी मिल जाएंगी, प्रॉपर बड़े अस्पताल जहाँ पे सारे सुख सुविधाएं हों वो नहीं होते हैं। तो ऐसी अगर हेल्थ सर्विसेज नहीं होंगी तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अभी इसके रिगार्डिंग ना मैं एक वेब सीरीज देख रही हूँ, उसका नाम है ग्राम चिकित्सालय, अमेजॉन प्राइम पे है। अभी मत देखना, एग्जाम्स के बाद देखना, ठीक है। ग्राम चिकित्सालय, ये देखते हो ना, आपको पता चल जाएगा हेल्थ सर्विसेज की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने पंचायत वेब सीरीज़ देखी हो तो थोड़ी थोड़ी वैसी है, गांव का माहौल दिखाया हुआ है, क्या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं गांव वगैरह में, क्या लोगों के अंधविश्वास हैं, तो वो सब है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर पे ना एक मेड आती है, हाउस हेल्प आती है काम करने के लिए। तो वो जनरली, उसने अभी मतलब हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है, वो बोलती मेरे बेटे को ना बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कल काम पे नहीं आ पाई और फ़ोन वगैरह भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई थी, ठीक है। अब मम्मी ने हॉस्पिटल नहीं गई थी क्योंकि मैं उसके साथ बिजी थी, ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल नहीं गई थी। अच्छा, मम्मी ने पूछा अच्छा तो अब ठीक है, मम्मी बोलती हाँ, वो बोलती हाँ ठीक है। मम्मी ने पूछा चलो अच्छी बात है, तो दवाई गोली सब हो गया, कुछ चाहिए तो नहीं तुझे। तो शी सेड कि मैंने गांव में वीडियो कॉल करवा ली थी और वीडियो कॉल पे मैंने अपने बच्चे को झाड़ा करवा लिया था और मेरा बच्चा ठीक हो गया, आज देखो बिल्कुल ठीक है। एंड मैं और मम्मी इतनी मतलब शॉक हो गए ना वो सुन के कि झाड़ा करवाने से ठीक हो गया, आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। तो ये बड़ी शॉकिंग था हमारे लिए कि लोगों के ऐसे मिथ है कि झाड़ा लगवाने से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होगा। तो ऐसी एक सिचुएशन हुई थी एंड वीवर, मतलब ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि मतलब दिल्ली जैसे शहर में भी कोई ऐसे कर रहा है। चलिए, तो ये फैक्टर्स हैं, आई होप समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसमें हाँ, ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में आ गया पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी। अलग से पॉइंट बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज, कुपोषण के कारण क्या है, कॉजेज क्या है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। कुपोषण का अर्थ है अव्यवस्थित भोजन जो आवश्यकता से अधिक अथवा आवश्यकता से कम पोषक तत्व लेने के कारण होता है। और इंडिया में अधिकतर ये जितनी आवश्यकता है उससे कम पोषक तत्व की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि गरीबी है देश में हमारे। आहार में पोषक तत्वों की कमी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है गुणों के रूप में और दूसरा है पोषक तत्वों के रूप में, ठीक है।
माल न्यूट्रिशन इज माल नरिशमेंट इज द कंडीशन जहाँ पे एक पर्सन की जो डाइट है वो इनसफिशिएंट हो, या मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम है या ज़रूरत से ज़्यादा है, टू मच है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये मतलब बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। न्यूट्रिएंट से हमारा मतलब है प्रॉपर कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, इनका ना होना डाइट में, ठीक है। होना मतलब या तो ज़रूरत से ज़्यादा होना या ज़रूरत से ज़्यादा कम होना, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन जो महिलाएं होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, अक्सर देखो तभी बोला जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे से खाओ पियो, जो मन है वो खाओ, ठीक है, और खाओ, अच्छा खाओ, क्योंकि उससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो आपकी बॉडी में ब्लड लॉस होगा या मतलब वीकनेस आएगी, तो उसको भी आगे जाके क्योरनेस में मतलब हेल्प मिलेगी अगर प्रॉपरली आप प्रेगनेंसी के दौरान ही अच्छी डाइट ले रहे हो, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन एक महिला अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे होगी और बिफोर 2 years ऑफ एज मे कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से ये फिजिकल देखो डेवलपमेंट पे तो असर डालेगा ही बच्चे के, साथ में मेंटल पे भी डाल सकता है। और प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला और बच्चे यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा होता है। तो इसलिए एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसको प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है? मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड और हैव एक्सेस टू, प्रॉपर खाने का एक्सेस नहीं होता है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, इसके कारण हो जाता है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। कुपोषण के कारक हैं अपर्याप्त भोजन, अनुचित भोजन, मतलब सही भोजन नहीं खा पा रहे हैं या प्रॉपर मिल नहीं रहा है, कमी है, ठीक है। आयु, शारीरिक अवस्था एवं कार्य की प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन, देखो एज के अनुसार भी खाना प्रॉपरली होना चाहिए, एज वी नो। जैसे बढ़ता बच्चा है तो उसकी डाइट हम देखते हैं बहुत बार अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि वो बढ़ता बच्चा है, ठीक है। बट एडल्ट की उतनी डाइट नहीं होती। आप बूढ़े व्यक्ति देखोगे तो वो 2 रोटी 1 रोटी ऐसे ही खाते हैं, थोड़े से चावल, जबकि आप देखोगे एक जवान व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है, समझ रहे हो। बच्चे बढ़ती एज में ज़्यादा खाते हैं, तो अगर आयु के अनुसार प्रॉपर खाना नहीं मिला तो भी ये दिक्कत होती है, ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ, शारीरिक अवस्था के अनुसार भी होता है। आपने कुछ बॉडी बिल्डर वगैरह देखे होंगे, ठीक है, वो लोग जो हैं अच्छा खाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ लोगों को सही लगेगा एग्जाम्पल, कुछ को नहीं, बट मेरी आंखों देखी है, ठीक है। गांव से मेरे जब भी लोग आते हैं, मैं हरियाणा से रोहतक से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और अभी जो है एनसीआर में रहती हूँ। तो मेरे गांव से जब भी लोग आते हैं तो उनके लिए 10 12 15 रोटी खाना आम बात है, ठीक है। पर हम यहाँ पे 3 4 या मैक्सिमम 5 रोटी खा ली, वरना 3 4 ही ये रोटियाँ होती हैं हमारी। वो जबकि चावल खाते हैं तो पूरा प्लेट भर के चावल खा जाते हैं, और हम यहाँ पे 2 कटोरी 1 कटोरी मैक्सिमम। तो शरीर की अवस्था के अनुसार भी खाया पिया जाता है। 1 2 मेरे भाई हैं जो पहलवानी कर रहे हैं, मैं उनको खाते हुए देखती हूँ तो मतलब मैं हैरान रह 25 30 रोटियाँ खा जाते हैं, जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता है। अगला है सामाजिक आर्थिक कारण, ठीक है, ये भी कुपोषण का कारण होता है भाई। देखो जब देखो सोशो इकोनॉमिक रीज़न हमेशा है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो और क्या आपकी पैसों के मामलों में स्थिति है, ठीक है, कितने अमीर गरीब के हिसाब से, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अज्ञानता, कुछ लोगों को इसकी समझ ही नहीं होती है, नॉलेज ही नहीं होती है, तो लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। अस्वस्थकर वातावरण, मतलब कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो सही ना हो, जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक पर्सन
जो गांव में रह रहा है उसके लंग्स और एक पर्सन जो शुरू से या काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रहा है, तो आप देखोगे कि उनके लंग्स में बहुत अंतर आपको मिलेगा फेफड़ों में। ठीक है, वो पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, मतलब यहाँ का वातावरण जिस प्रकार का है, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हैं। अनिद्रा एवं नींद की कमी से भी हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं है। इनडाइजेशन है, खाना पचता नहीं है, उस वजह से भी। भोजन संबंधी आदतें, जैसे कि कुछ लोग एक ही बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, हर 5-10 मिनट में, तो वो भी गलत है। ठीक है, प्रॉपर थोड़े, मतलब आइडियल मील होते हैं दिन के 4 या 5 मील आप लो थोड़े थोड़े। ठीक है, अब इससे ज़्यादा, मतलब ये सारा कुछ मिला के है, इसमें आपका टी वगैरह सब है। जैसे ब्रेकफास्ट आपने किया हल्का सा, जिसमें ब्रेड बटर कुछ खा लिया, उसके बाद आप जो है 12-1 बजे ब्रंच करते हो। ठीक है, उसके बाद चलो आपने 12-1 नहीं, ये लगा लो आप 10-11 बजे। ठीक है, फिर 2 बजे के अराउंड आपने लंच किया, ये तीसरा हो गया। इसके बाद टी टाइम हो गया 4-5 बजे। इसके बाद 7-8 बजे आप खाना खा लो। ठीक है, और फिर आइडियली बोला जाता है 10-11 बजे तक सो जाओ। ठीक है, बट ये तो मैं ही नहीं कर पाती हूँ, तो बोलूँ क्या आप सभी को। ये एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि पॉसिबल ही नहीं हो पाती ये चीज़ें। 9-10-11 बजे तक खाना खाते हैं, 1-1 बजे तक सोना होता है, तो कुछ हो गए, तो इस वजह से भी वैसे कुपोषण होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसका निवारण कैसे हो, तो निवारण ऐसे ही होगा भाई, प्रॉपर डाइट ली जाए। ठीक है, संतुलित आहार हो। ठीक है, विटामिन्स प्रॉपर हम ले रहे हैं, ABCDE सभी तरह के, एंड प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स हो, बैलेंस डाइट खाएं, तो यही सब है। जो ऊपर बढ़े वो सारी चीज़ें कर लेंगे तो अपने आप जो है प्रिवेंशन हो जाएगा कुपोषण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यानी कि फर्स्ट एड क्या है। एक जो फर्स्ट एडर होता है उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, और साथ में बताएं फर्स्ट एड फ्रैक्चर और स्प्रेन के लिए क्या होगा। देखो, फ्रैक्चर और स्प्रेन के अलावा भी किसी का फर्स्ट एड पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लेट सपोज स्नेक बाइट है, इसका पूछ लिया। ठीक है, ये सब देखो आपको इसलिए बताया जा रहा है, आपकी क्लास में बच्चे हैं, किसी को कुछ हो जाए, जब तक मेडिकल हेल्प ना आए, तो सबसे पहले आप जो क्लासरूम में उपस्थित है वो फर्स्ट एड दे पाए बच्चों को। साथ में देखिए, ये हर नागरिक को आना चाहिए। ठीक है, कि लेट सपोज कहीं पे भगदड़ मच जाती है, ठीक है, या कहीं पे अटैक हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ETC कैसी भी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो ऐसे में आप अपने आसपास इर्द गिर्द लोगों की मदद कर सको। ठीक है, फर्स्ट एड होता है कि भाई सबसे पहली हेल्प, इमरजेंसी और सबसे पहली हेल्प जो एक पर्सन को हम करते हैं। ठीक है, मेडिकल हेल्प या जो भी आप इसको बोल लो। ठीक है, मे बी उसमें इक्विपमेंट्स ना हो, बट इमीडिएट हेल्प जो एक पर्सन को की जाती है वो कहलाती है फर्स्ट एड। ठीक है, 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड विद मोर देन 400 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो 400 से भी ज़्यादा ब्रांचेस, कब, 1920 में, याद रखिएगा। Great success have been achieved to improvement of the health and prevention of diseases. Since then, the universal need and utility of first aid has been increasing in the modern mechanized civilization. ठीक है, देखो, ये 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी आई और तब से इंडिया के अंदर काम कर रही है। 400 से भी ज़्यादा इसके अंदर इसकी ब्रांचेस हैं, और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, और लोगों को कोई बीमारियां ना हो उसके लिए ये काम कर रही है। ठीक है, आज भी कर रही है। फर्स्ट एड का एक सिंबल होता है ये। ठीक है, ये आप अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ भी करिएगा। ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशन है, याद होती हैं तो लिख देना, अदरवाइज रहने देना। फर्स्ट एडर वो पर्सन होता है जो कि एक ट्रेंड पर्सन होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट एड आप ये पढ़ रहे हो है ये टॉपिक। ठीक है,
और इसकी एक साथ में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स की नहीं हुई तो छोड़ देना, वैसे होनी चाहिए, ठीक है। आपके कोर्स में करिकुलम में ये है कि हो ट्रेनिंग, तो साथ में एक ट्रेनिंग भी होती है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है वो सिखाई जाती है। इसके लिए जो फायर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो ये स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, ठीक है। सो एक पर्सन जो ट्रेंड होता है टू रेंडर इमरजेंसी सर्विसेज ऑन दी स्पॉट, मतलब कि जो इमरजेंसी सर्विसेज ऑन द स्पॉट देते हैं, ठीक है, उनसे पहले जो एक पर्सन होता है मेडिकल पर्सन, वो जो हेल्प दे उसे हम फर्स्ट एडर कहते हैं। ये फर्स्ट एडर भी एक ट्रेंड पर्सन होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ी और इसका प्रैक्टिकल आपका हुआ, तभी आप एक जो है एक ट्रेंड पर्सन बन जाते हैं जो किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेट सपोज किसी पर्सन को आता ही नहीं, जिसने स्कूल कॉलेज में कभी नहीं देखा, अब उसके सामने एक बंदा बेहोश हो गया या उसको हार्ट अटैक आ रहा है या वो फेंट हो गया, कुछ भी है, वो उसको संभाल के दे ही नहीं पाएगा। कभी सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है, कभी पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये सब करना आना चाहिए ताकि आप सामने वाले की जान बचा सको, ठीक है। लेट सपोज आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड पे तो सभी निकलते हैं, ट्रैवल तो हम सभी करते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती है भाई अब एक फर्स्ट एडर की? पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब बातचीत कर ले, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पैथी, मतलब एक दया भावना होनी चाहिए जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हो। फिटनेस, आप प्रॉपरली फिट हो, ठीक है। आप इनिशिएटिव लो, बहुत लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं आजकल, तो एक ट्रेंड बन गया है, सब वीडियो बनाने लगते हैं, बस बंदा मर रहा है मरता रहे, ठीक है। तो आप इनिशिएटिव लो उसकी हेल्प करने का। पॉजिटिविटी, आप वहाँ पे ये ना करो हाय तू तो गया, तू तो मर जाएगा, अब तेरा तो बहुत खून बह गया, नहीं, आप पॉजिटिव बना रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी आ रही है हेल्प, आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है, जस्ट काम डाउन, समझ रहे हो, ऐसे आप पॉजिटिव वहाँ पे रहो। कुछ लोग होते हैं जो पहले ही डरा देते हैं, एक तो बंदे को चोट लगी हुई है ऊपर से आप डरा दो। नेक्स्ट इज सेल्फलेस, मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ से निकल लूँ, मैं बच जाऊँ, मेरे को तो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। सेल्फलेस होना पड़ता है जब आप हेल्प करते हो। विजिलेंस, बिल्कुल आप निगरानी जो है बनाए रखो, सतर्क रहो, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे कुछ फर्स्ट एडर की जो प्राथमिक चिकित्सक है यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब फर्स्ट एड क्या है स्प्रेन्स और फ्रैक्चर्स के लिए, ठीक है। देखो स्प्रेन और फ्रैक्चर के लिए पहले तो ब्लीडिंग को कंट्रोल की जाए, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो इंजर्ड एरिया जो है उसको मूव ना किया जाए, आइस या एलिवेट किया जाए। एक बार मैं आपको बोलूँगी ये रीड कर लेना, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता स्प्रेन और फ्रैक्चर्स के लिए क्या है, मैं यहाँ से रीड करके आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई एम द पर्सन जिसको खून देखकर मतलब बहुत डर लगता है, तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मैं खुद बेहोश हो जाऊँगी, मैंने किसी को अगर खून बहते हुए किसी का देख लिया तो, मेरे को इतना डर इन सब चीज़ों से लगता है एक्चुअली। ठीक है, तो स्प्रेन्स और फ्रैक्चर्स के लिए एक बार रीड कर लेना। स्नेक बाइट वगैरह और भी है कोर्स में, बट ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो यही आपसे पूछा गया है, स्प्रेन और फ्रैक्चर्स, ठीक है। चलो हिंदी में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार देख के आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, सारे नहीं, बस 6 7 या मैक्सिमम 8 पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ
lordosis can be managed through yoga, or how kyphosis, kyphosis अगर हम इसको मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कुबड़ापन कैन बी मैनेज थ्रू योगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत योगा के बारे में भी बता देना। अब लोडोसिस को कैसे कर सकते हैं और फिर किफोसिस, दोनों को अलग अलग जो है हम डिवाइड कर सकते हैं आंसर में। लॉर्डोसिस जो है वो एक स्पाइनल कॉलम की वक्रता है जो सामने की ओर हो जाता है। ठीक है, देखो एक बार ना इनसे रिलेटेड फोटो देख लेना। ठीक है, गूगल पे ही आपको दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या हैं वो समझ आ जाएगा। ठीक है, लॉर्डोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, यानी कि पोस्चर से संबंधित है, जिसमें जो स्पाइन है उससे संबंधित ये है ल्यूम्बर स्पाइनल बेंड्स बियॉन्ड द यूजुअल अमाउंट इन फ्रंट। ठीक है, ज़्यादा झुक जाती है आगे की तरफ। द एब्डोमेन इज देयर फोर इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड द शोल्डर शुड आउट साइडवर्ड्स, मतलब इसमें प्रॉपर पोस्चर खराब हो जाता है। ये स्पेसिफिकली जो पर्सन ज़्यादा झुक के काम करते हैं, ठीक से नहीं बैठते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लॉर्डोसिस हैपेंस मोस्ट कॉमनली इन लोअर बैक। ठीक है, जो नीचे की आपकी बैक होती है उसमें ज़्यादातर ये होता है। द स्पाइन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड एट द अपर एंड मिडिल बैक, some rounding in the common, but more than 50 degree is termed as kyphosis. Kyphosis is another postural deformity of spine. दोनों जो हैं ये स्पाइन से ही संबंधित है, लॉर्डोसिस और kyphosis। ठीक है, अब ये जो होता है इसमें भी सीवियरनेस और कम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बेसिकली बैड पोस्चर की वजह से ही है। तभी देखो आपने देखा होगा जनरली चेयर्स वगैरह हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं जिनकी लॉन्ग सिटिंग टाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ताकि वो पोस्चर ख़राब ना हो, क्योंकि जहाँ पे पोस्चर ख़राब हुआ वहाँ पे बोन या हमारा करेक्ट जो बॉडी का पोस्चर होना चाहिए उसके साथ दिक्कतें आएंगी और वो डिजीज़ में आगे प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ी कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो ड्यू टू द कर्व इन द बैक अ पर्सन विद लॉर्डोसिस कैन हैव ट्रबल लाइंग फ्लैट, सीधा लेटने में, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, it can seldom lead a person to lose control over the bladder and bowels, or may feel sudden and extreme pain, weakness in the legs। ठीक है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पूरी टांग में भी दर्द हो सकता है, या नीचे जो पैरों के गिट्टे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसमें भी सूजन आने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा पेन, एकदम से जब खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, ज़्यादा देर तक खड़े हुए हैं तो पेन होने लगेगा। ठीक है, एंड यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, कंट्रोल करना, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा यूरिनेशन पे। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि पेशाब जो है रोक नहीं पाएगा वो व्यक्ति और उसको इन चीज़ों में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, जैसे टिंगलिंग है, सुन पड़ जाना होगा, गुदगुदी फील होगी, पेन है भाई बैक में और नेक में, साथ में शोल्डर्स में भी हो सकता है। ठीक है, मेनली लोअर बैक की बातें हो रही है। नम्बनेस है, सुन्न पड़ जाता है, वीक होंगी उनकी स्पाइन और लेग्स, डिस्कम्फर्ट होगा उनको मसल कंट्रोल में, प्रेशर रेडिएटेड इन द लेग्स एंड फीट। ठीक है, मतलब ये इसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म होगी, बट बेसिकली लेग और फीट के साथ जो है एक्सट्रीम पेन रहेगा। ठीक है, वहाँ पे भी स्वेलिंग हो सकती है। लॉर्डोसिस के जो कॉजेज़ हैं वो है बैलेंस डाइट प्रॉपर ना लेना, ओबेसिटी हो जाना, एकदम से अगर वज़न बढ़ता है तो। ठीक है, ये वाला स्पॉन्डाइलोसिस है, ये अभी नीचे पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर मसल डेवलपमेंट और ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, लास्ट वाले बाकी तो समझ आ ही गए हैं। इट इज़ अ बोन डिजीज दैट कॉजेज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यानी कि जो
बोन्स हैं वो वीक हो जाती है एक पर्सन की, ठीक है। या आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके हाथ वगैरह कुछ जो है एक ही पोजीशन में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो केसेस हो गए। अब देखो जिनकी बोन्स वीक होगी ना, उनको थोड़ी सी भी वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और हल्की सी भी चूक हुई ना, वहीं पे फ्रैक्चर्स के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिनकी बोन्स वीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस कॉजेज वन वर्टीब्रा यूजुअली इन द लोअर बैक टू फॉल फॉरवर्ड ओवर अनदर, मतलब जो हमारी वर्टीब्रा है, पीछे स्पाइन है, उसमें से एक जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, वो पेन स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे आगे वालों में भी होगा, इस साइड वालों में भी होगा, ठीक है। और इससे झुकावट जो है वो फिर से शुरू हो जाती है, ये भी बैड पोस्चर की वजह से है। देखो सबसे ज़्यादा ना बोला जाता है हमारी जो बैकबोन होती है ना, उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए। धीरे धीरे आपको पेन फील होगा, ठीक है, वो पेन कब बीमारी में बदल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा ये चीज़। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटे छोटे पोस्चर्स का, और स्पेशली अपने स्पाइन से रिलेटेड जो बैकबोन है उससे रिलेटेड पोस्चर्स को ध्यान, जिनकी बैठने की, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, लॉन्ग आवर्स हैं आपके बैठने के, तो इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज भी हैं इसके लिए, ठीक है, योगा आसन जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एक बार इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और देखो एक चीज़ बताती हूँ, जितना इसको पिक्चर देख के समझोगे ना, एक बार गूगल से पिक्चर देख लेना, बहुत ज़्यादा समझ आएगा। एग्ज़ाम में पिक्चर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, बट समझना तो पिक्चर्स के थ्रू पॉसिबल है। एक बार देख लेना यूट्यूब पे कोई वीडियो कि भाई ये आसन होता किस तरीके से है, ठीक है, और फिर उसके स्टेप्स खुद ही लिख देना कि पहले हाथ ऊपर किए, फिर बो डाउन हुए, ठीक है, फिर 2 मिनट्स के लिए रेस्ट किया, सांस लिया, छोड़ा, फिर ऊपर किया, जो भी उसका प्रोसेस है वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। मतलब ये पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप इसी से पता लगा लो कि देखो पिक्चर्स हमने यहाँ पे लगाई हुई है, बट फिर भी मैं बोलूँगी एक वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। पीडीएफ में वीडियो लगाना पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज़ वो भी कर देते हैं, ठीक है। पहले स्टैंड सीधा खड़ा होना है, दोनों पैर जोड़ के, ठीक है। फिर ऊपर से ऐसे नीचे आना है, फीट को टच करने की कोशिश करना है, ठीक है, और 10 टाइम्स करना है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो स्टेप्स वगैरह थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लिख पाओगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा। देखो हमने भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही दिया है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्चर्स करेक्ट करने के आसन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों के लिए आ गए, लोडोसिस और किफोसिस, राइट, हिंदी में भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। हाउ फ्लैट फीट एंड नॉक नी कैन बी मैनेज थ्रू एक्सरसाइजेस। फ्लैट फीट होता है, देखो पैर में ना इस तरीके से होता है पैर, ये यही होता है पैर की बनावट, ये चीज़ होनी पैर में ज़रूरी होती है, ठीक है। कुछ लोगों की जिनकी नहीं होती है, उनका फ्लैट फ्लैट होगा ऐसे, एडी पहले पैर जो है उनका वो ऐसे फ्लैट होगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इसकी वजह से वॉकिंग में दिक्कत आती है, रनिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि बंदे में कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो कहलाती है फ्लैट फीट। और नॉक नीज होते हैं जब घुटने जो हैं वो अंदर की तरफ थोड़े नॉक होने लग जाते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब पैर जो हैं वो ऐसे होते हैं तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, उसमें भी वॉकिंग जो है ख़राब हो जाती है। ये जनरली ये वाला नॉक नीज जो है वो प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलती है, ठीक है, या कुछ लोग जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक्सरसाइजेज हैं। मैं अगेन बोलूँगी, एक ना किसी भी योगा टीचर की,
ठीक है, जो योगा सिखाते हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो देख लेना इससे रिगार्डिंग। उन्होंने फ्लैट फीट से संबंधित और नॉक नीज से संबंधित बहुत बढ़िया तरीके से आसन वगैरह बताए होंगे, और वो ही आसन 4 इसके लिए 4 इसके लिए याद कर लो बस। और वो आसन कैसे करते हैं थोड़ा बहुत वो डिस्क्राइब कर देना, और बहुत आसान है ये, मतलब एक प्रैक्टिकल है जो देखने से समझ आएगा। अभी मैं आपको बताने लगूँ उस आसन को ऐसे करते हैं, ये करते हैं, बिना वीडियो और फोटो के कुछ समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो? इसलिए कह रही हूँ कि भाई इसको वीडियो से समझो, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका रहेगा। किसी बीएड के यूट्यूब चैनल से मत देखना, कोई योगा टीचर है ना जो योगा सिखाते हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल से देखना, ठीक है? यूट्यूब पे लिखना फ्लैट फीट योगा, ठीक है, या एक्सरसाइज लिख देना, बहुत आ जाएंगी, ठीक है? ऐसे ही नॉक नीज की, ठीक है? क्लियर? फ्लैट फीट और नॉक नीज, ये आपको जो है यूट्यूब से कोई वीडियो देख के करिएगा, ठीक है? सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है? जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो कर लिए हमने क्वेश्चन। ओवरऑल आगे और भी क्वेश्चंस हैं, बाकी जो है आप एक बार पीडीएफ से देख सकते हो, ठीक है? देखो पीडीएफ में आंसर जो हैं वो बहुत मतलब इजी वे में है, जैसे मैंने आपको देख लिया आपने कि कैसे तरीके से है। जहाँ पे पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पिक्चर्स हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज की ज़रूरत है, जहाँ शॉर्ट पैराग्राफ्स की ज़रूरत है, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तरीका नहीं है आंसर लिखने का, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो ना बुक से ना किसी और मटेरियल से पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ यहाँ से कर लेते हो इनफ है, ठीक है? तो एक रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। बाकी जो है कोई मटेरियल वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से थोड़ा सा ढूंढने में, क्योंकि मेरे पॉइंट्स अलग हैं जो मैंने इसमें डाले हैं और पढ़ाए हैं आपको, वो पॉइंट्स अलग होंगे, तभी मैं आपको थोड़ा इंसिस्ट कर रही हूँ इस सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आप जो है इसी पीडीएफ से पढ़िएगा। कोई ज़्यादा मतलब ये 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है, 115 रुपये में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? बाकी इस सब्जेक्ट की अगर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैराथन ने आपको बिल्कुल हेल्प की होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, एंड होप फॉर द बेस्ट। बाकी कि एग्ज़ाम में जो है यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम इस मैराथन को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा मैराथन ने आपको कितना हेल्प किया कितना नहीं, एक ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।